हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आपका एग्जाम कितनी तारीख को है। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे आप अच्छी तरीके से। आप लोगों ने डेट शीट देख ली होगी अपने एग्जाम की कि कौन सी तारीख को हमारा कौन सा एग्जाम है। ठीक, तो आपको ये अच्छी तरीके से पता होगा कि जो इंग्लिश का एग्जाम है वो आपका कितनी तारीख को होने वाला है। तो आप बोलेंगे भैया 20 फरवरी को। ठीक है ना, 20 फरवरी को है ये हमारा एग्जाम। तो आप एक बात अच्छी तरीके से बेटा मन में बैठा लीजिए कि आज हम आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आज इस एक क्लास में आपके 4 नंबर क्लियर होने वाले, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को आज वो 3 सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बताएंगे जो आपके हर एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना, और आज हम लोग एक सेंट्रल आइडिया को याद भी कर करके जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा तो मैं सच कहता हूं बेटा, आपको घर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सेंट्रल आइडिया आज ही अभी आपको यहाँ पर याद हो जाएगा और आपके 4 नंबर एकदम से क्लियर हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखो बेटा, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्या, माई मदर एट 66। ठीक, जो हमारे पास में 3 सेंट्रल आइडिया होंगे उसमें से आज हम लोग एक सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66 को आज क्या करेंगे बेटा, याद करने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को और देखते हैं क्या। तो पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि हमें कौन कौन से 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ने हैं बेटा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे क्या कि माई मदर एट 66, जिसके बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो माई मदर एट 66 ये पहला सेंट्रल आइडिया है जो आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हर बार पूछा जाता है, ये मैं आपसे कह रहा हूं, सच बता रहा हूं। ठीक, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है बच्चा कि कैसे किसी भी तरीके से कैसे भी करके आपको ये सेंट्रल आइडिया तैयार करके ही जाने हैं। ठीक, और दूसरा सेंट्रल आइडिया बेटा आपका क्या है, तो बोलेंगे कीपिंग क्वाइट। ठीक, और तीसरा सेंट्रल आइडिया आप ध्यान रखेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है ना, बस ये 3 सेंट्रल आइडिया बेटा आप याद कर लीजिए, आपके 4 नंबर एकदम 100% क्लियर हो जाएंगे, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। ठीक है ना, थोड़ा भरोसा बनाए रखिए। ठीक, मैं आपसे बोला ना कि आप अगर 4 नंबर आप अपने एश्योर करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 3 सेंट्रल आइडिया मात्र आपको पढ़ने हैं। ठीक, 100% आपको यही सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना, चले अब शुरू करते हैं। ठीक, और हम लोग देखते हैं पहला सेंट्रल आइडिया। ठीक है ना, मैं आपको तीनों सेंट्रल आइडिया यहीं पर याद कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक, बशर्ते केवल आज पहला वाला याद करेंगे, धीरे धीरे करके 3 लेक्चर में हम लोग तीनों सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लेंगे। ठीक है ना, फिलहाल अब देखते हैं माई मदर एट 66 लिखा किसने है, तो बोलेंगे आप कमला दास। ठीक है ना, किसने लिखा है, कमला दास। ठीक है ना, आप पोयम के साथ साथ बेटा उसकी कवित्री या बोल सकते हो उसके कवि का नाम भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो मैडम कमला दास ने ये ठीक है कविता लिखी है और इस कविता को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है। ठीक, और इस कविता में आपको बताया गया है क्या कि ये जो है कमला दास, ठीक, वो अपनी मम्मी से मिलने जाती हैं। ठीक, और जब देखती हैं कि मेरी मम्मी क्या हो रही है, बूढ़ी होती जा रही है। ठीक, तो उनके मन में एक डर सताने लगता है कि हम अपनी मम्मी से क्या हो जाएंगे, बिछड़ जाएंगे, क्योंकि बुढ़ापे के बाद में हर व्यक्ति को, हर जीव को मरना तय है। ठीक, तो अगर हर जीव का, हर व्यक्ति का मरना तय है बुढ़ापे के बाद में, ठीक, तो यही डर कमला दास को सताता है और यही हमें इस पोयम में सिखाया गया है, यही इस पोयम में हमें बताया गया है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और ध्यान रखना बेटा कि जो पहली लाइन है, अगर आपने ये लाइन लिख दी, मैं आपसे वादा करता हूं कि 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। एक लाइन का 1 नंबर आपको मिलेगा, बशर्ते बस ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक, देखते हैं क्या कह रहा है, माई मदर एट 66 यानी मेरी मम्मी एट 66, यानी जो पोयम है इसका नाम लिखा हुआ है इज अ वंडरफुल कंपोजिशन। बोलो साथ में क्या, इज अ वंडरफुल कंपोजिशन। बेटा शांत नहीं बैठना है, पेन कॉपी लेकर के बैठना है और शांत नहीं बैठना है, बोलना है मेरे साथ में। ठीक है ना, जितना बोलोगे उतनी जल्दी तुम्हें ये चीज यहाँ पर याद होने वाली है। ठीक, तो क्या बोलोगे कि माई मदर एट 66 इज अ वंडरफुल कंपोजिशन। ठीक है ना, उसके बाद कह रहा है क्या, ऑफ अ ग्रेट एंड फेमस पोएटेस। क्या कह रहा है बेटा, ऑफ अ ग्रेट एंड फेमस पोएटेस। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। क्या, एक बार बोल दो पूरा का, क्या पूरा बोलो। ठीक, क्या, माई मदर एट 66 इज अ वंडरफुल कंपोजिशन ऑफ अ ग्रेट एंड फेमस पोएटेस। पोएटेस क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर कवित्री है, एक फीमेल है इसलिए। ठीक, और उनका नाम क्या बेटा, कमला दास। ठीक, ये आप अगर एक लाइन लिख दी, मैं कहता हूं बेटा 1 नंबर आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक, 1 नंबर आपका केवल इस एक लाइन को लिखने से ही क्लियर हो जाएगा। बाकी के 3 नंबर आपको ये डाटा लिखना पड़ेगा, तब जाकर कहानी बनेगी। ठीक, कैसे जरा समझते हैं। हम आपको हर एक चीज की मीनिंग अच्छे तरीके से समझाएंगे और आप बस ध्यान से देखते चलना। कह रहा इट डील्स विथ फीलिंग्स, यानी ये डील्स यानी जुड़ा हुआ है, या ये पोयम जुड़ी हुई है विद द फीलिंग्स यानी किससे,
फीलिंग से। अब किस प्रकार की फीलिंग से, तो कह रहा ऑफ फियर, फियर का मतलब होता है डर की, एंड इमोशंस, इमोशंस का मतलब होता है भावनाओं की, ठीक। यानी ये जो कविता है वो डर और भावनाओं की फीलिंग से जुड़ी हुई है, डर और भावनाओं की फीलिंग्स से जुड़ी हुई है। दैट जो डॉटर्स एक्सपीरियंस, डॉटर्स का मतलब सबको पता है पुत्रियां, या जो बोल सकते हो बेटियां, एक्सपीरियंस अनुभव करती हैं विथ रिगार्ड टू देयर मदर्स, यानी किसके साथ, अपनी मम्मी के साथ में, ठीक है। यानी अपनी माताओं के साथ में जो लड़कियां या बेटियां हैं वो अपनी माताओं के साथ में जो अनुभव करती हैं क्या, डर और इमोशंस यानी कि भावनाओं को, ठीक, उनसे जुड़ी हुई ये पोयम है। बात समझ में आ रही है आपको नहीं आ रही, ठीक है। ध्यान रखना कि जो पुत्रियां हैं, बेटियां हैं, उनके मन में जो मम्मी के प्रति भावनाएं या डर का भाव है, उस भाव को लेकर के इस कहानी में, इस कविता में आपको सिखाया गया है, बताया गया है, ठीक है ना बच्चा। ये ध्यान रखना, क्योंकि बेटा सबसे बेहतर बॉन्ड माना जाता है लड़कियों का अपनी मम्मी के प्रति, ठीक। एक आध दो ऐसी लड़कियां होती है जिनका उनके पापा के प्रति भी बेहतर बॉन्ड होता है, लेकिन मैं कहूँगा 100% में तो 95% में या 90% केस में ऐसा होता है कि उनके बॉन्ड जो है लड़कियों के, वो उनकी मम्मी के साथ में बेहतर बने होते हैं, ठीक है ना। हाँ, उनके मम्मी के साथ में बेहतर संबंध होते हैं, ठीक। पापा से प्रेम करती हैं ऐसा नहीं कि नहीं करती, ठीक है, लेकिन उनसे ज्यादा अपनी बातचीत शेयर नहीं कर पाती जितना वो अपनी मम्मी से शेयर करती हैं, ठीक है ना। तो उसी कहानी को लेकर के यहाँ पर कमला दास ने हमको बताया है बेटा, ठीक। उसके बाद देखो लिखा हुआ है क्या, कह रहा चिल्ड्रन आर अटैच्ड, यानी जो बच्चे हैं, आर अटैच्ड, अटैच्ड का मतलब होता है बेटा जुड़े होते हैं, यानी जो बच्चे हैं वो जुड़े होते हैं टू देयर मदर्स, यानी अपनी अपनी मम्मियों से, ठीक है। यानी जो बच्चे होते हैं वो अपनी मम्मियों से जुड़े होते हैं, एंड आर अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है बेटा डरना, अफ्रेड के साथ प्रपोजिशन याद कर लो, ऑफ लगती है, ठीक। तो कह अफ्रेड ऑफ, और डरते हैं, लॉसिंग यानी खोने से, देम उन्हें, ठीक, और उन्हें खोने से क्या करते हैं, डरते हैं। ये बात कंफर्म कर लो ध्यान से, क्या कि भैया जो बच्चे हैं वो अपनी अपनी मम्मियों से जुड़े होते हैं और उन्हें खोने से डरते हैं, ठीक। और ये तो बात आपने भी कई बार एक्सपीरियंस करी होगी, बात समझिए ध्यान से, ठीक है ना। आपने भी एक्सपीरियंस करी होगी क्या कि जब बचपन में आप छोटे हुआ करते थे तब आपकी मम्मी अगर आपको बिना बताए कहीं चली जाती थी, ठीक, तो जब आप स्कूल से वापस लौट कर आते थे तो आप मम्मी को ना देखकर घर में तुरंत क्या करने लगते थे, रोने लगते थे, ठीक। और मैं कह रहा तब की बात छोड़ो, आज भी यही बात होती है बेटा कि आज जब आप पढ़ करके स्कूल से घर जाते हो तो आप अगर आप अपनी मम्मी को नहीं देखते हो तो आपको फिर से हर बार यही क्वेश्चन आता है कि मम्मी कहाँ पर है, ठीक है ना। अगर मम्मी आपको नहीं दिखी तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन जो भी आपको घर में दिखता है उससे यही होता है कि मम्मी कहाँ पर है, ठीक है ना। भले ही उनसे कोई काम हो तुम्हें या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का, लेकिन अगर आपने एक बार मम्मी को घर में नहीं देखा तो मैं आपसे सच बता रहा हूं कि आप यही पहला क्वेश्चन पूछोगे जाकर के कि मम्मी कहाँ गए। बात समझ रहे हो, ठीक है ना, भले तुम्हें उनसे कोई काम हो या ना हो। इतनी बात कंफर्म हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक। और कैसे, तो आप जरा देखो ना कि मम्मी अगर बिना बताए कि यार जानबूझ करके ही, ठीक, अगर अपने मामा ने कहीं पर जाने लग जाए, ठीक है ना, मामा के यहाँ पर जा रहे हो, ठीक, और आपको ना ले जाए तो क्या लगता है आपको, उनको डर लगता है ना, और आपसे कोई झूठ भी बोल देता है कि यार आपकी मम्मी आपको छोड़कर ममाने चली गई, ठीक है ना, तो बेटा आपके मन में डर बैठता कि नहीं बैठता, ठीक। तो बस वही चीज है ना कि उनको खो देने का डर हमेशा से मन में बना रहता है, चाहे वो बचपना हो या आज हो या हमारा ये बुढ़ापा हो, ठीक ना। इस चीज को ध्यान रखना। फिलहाल आगे कह रहा बट दिस पोयम, ठीक, उसके बाद कह रहा दिस पोयम यानी ये जो पोयम है, ये जो कविता है, ब्रिंग्स यानी लेकर के आती है, आउट यानी बाहर। अब क्या बाहर लेकर के आती है, तो कह रहा दिस ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब होता है बेटा साधारण, मतलब ये कविता भले ही बेटा साधारण सी हो, पढ़ने में ये कविता भले ही बिल्कुल साधारण सी हो, बट इतनी साधारण नहीं है, ध्यान से देखना। कह रहा है दिस पोयम ब्रिंग्स आउट, ये जो पोयम है वो बाहर लेकर के आती है, दिस ऑर्डिनरी यानी ये भले ही साधारण सी हो बट लेकिन प्रोफाउंड यानी एक गहरे, गहरे का मतलब होता है मन के अंदर छिपी छिपी बातों को भी क्या करके ले आ रही है, बाहर लेकर के आ रही है। बात समझना ध्यान से, ठीक है। तो कह रहा प्रोफाउंड यानी गहरे, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर का मतलब होता है बेटा क्या, मानवीय, क्या बोलोगे, मानवीय नेचर का मतलब होता है प्रकृति, यानी जो अपने इंसान ने अपने मन के अंदर अपनी प्रकृति को, अपने नेचर को छिपा करके रखा, उस नेचर को भी वो क्या करके ले आती है, बाहर लेकर के आती है। बात समझ में आई कि नहीं बेटा, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे क्या कि ये जो पोयम है भले ही बेटा दिखने में साधारण हो, भले ही पढ़ने में साधारण हो, बट एक बात आप याद रखेंगे क्या कि ये जो पोयम है वो मानव के अंदर छिपे हुए, इंसान के अंदर छिपे हुए नेचर, उसकी प्रकृति को बाहर लेकर के आती है, ठीक। ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल आगे की बातचीत करते हैं और देखते हैं हम लोग क्या कि थ्रो आ पर्सनल, ध्यान रखना बेटा क्या लिखा हुआ है, थ्रो आ पर्सनल। थ्रो का मतलब होता है माध्यम से, पर्सनल का मतलब होता है खुद के, यानी कि खुद के
अब किस प्रकार के खुद के, तो देखो लिखा हुआ है रिवेरी। रिवेरी का मतलब होता है बेटा विचारों से, ठीक, यानी खुद के विचारों से, खुद के विचारों से ये जो कविता है वो किसी भी इंसान के अंदर छिपे हुए नेचर को, उसकी प्रकृति को मन के बाहर लेकर के आती है, ठीक है ना बच्चा, ये ध्यान रखेंगे। आगे बातचीत करते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, डेथ इज इनएविटेबल, ध्यान रखना बेटा, डेथ इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है बेटा अमिट, क्या होता है, अमिट, यानी जो मृत्यु है वो क्या है, अमिट है, यानी मृत्यु को कभी कोई टाल नहीं सकता। अगर धरती के दो सच हैं तो वो पहला सच ये है कि भैया बुढ़ापा आना 100% है, और दूसरा सच ये है क्या, कि मृत्यु निश्चित है, ठीक। अगर आप जीवित हैं तो ध्यान रखना बेटा बुढ़ापा 100% आएगा, और दूसरी चीज, अगर आप जीवित हैं और बुढ़ापा आया है तो 100% मृत्यु आएगी ही आएगी, ठीक। तो जीवन के दो ही अटल सत्य हैं, एक तो मृत्यु और दूसरा बुढ़ापा, ये दोनों आने हैं, इसे कोई कभी नहीं टाल सकता है, इस बात को समझिए ध्यान से, ठीक। अच्छा, इसी को लेकर के मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, जरा ध्यान से सुनना, ठीक। एक बारी क्या होता है कि एक तोता और एक गरुड़, इन दोनों में बहुत आपस में अच्छी दोस्ती होती है, ठीक, मतलब ऐसी दोस्ती कि एक दूसरे के लिए जान दे दें। अगर तोते ने किसी के ऊपर नजर उठा करके देख ली तो गरुड़ उसको छोड़ता नहीं था, ऐसी दोस्ती थी, ठीक है ना, हाँ, ये ध्यान रखना। तो दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। अब एक बारी क्या हुआ कि जो तोता था वो बढ़िया आम के बगीचे में बैठ करके मस्त पके पके आम खा रहा था, ठीक। अब वहां से क्या हुआ कि गश्त करते हुए, ठीक है ना, यमराज जी अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो में निकले और बगल में चित्रगुप्त को बिठाए हुए थे, ठीक है ना, बगल वाली सीट में चित्रगुप्त बैठे थे, ठीक। अब दोनों के लोग अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो से जा रहे थे बढ़िया, ठीक, और जाते जाते अचानक से उनकी नजर किसके ऊपर पड़ी, तोता के ऊपर पड़ी, ठीक। अब जब उन्होंने तोता की तरफ देखा तो वो तोता की तरफ देख करके बस मुस्कुराते 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 अपनी स्कॉर्पियो को धीरे 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 आगे बढ़ाते चले गए, ठीक। अब तोता अभी देख रहा है यमराज को कि यार ये मुस्कुरा रहे हैं, ठीक। जैसे ही वो उनकी स्कॉर्पियो होता और हो गई बेटा टेंशन, कहते यार, हाँ, एक देखो आपको भी ये चीज समझनी चाहिए ना, क्या कि अगर आपका दोस्त मुस्कुरा दे तो थोड़ा सा कष्ट होता है कि यार कुछ ना कुछ तो बात है। अगर आपका दोस्त देख के आपको मुस्कुरा दे तो समझ जाओगे ना यार कुछ ना कुछ तो बात रही होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर क्या बोलते यमराज जी, लेकिन अगर यमराज जी मुस्कुरा दे तो फिर कहानी अलग है, ठीक है ना। तो अब यमराज जी जैसे मुस्कुरा करके निकले, अब उसको टेंशन हो गई एकदम भयानक, ठीक है। अब वो तुरंत वहां से उड़ा, खाना पीना सब भूल गया, बोले हो गया, खा लिया मैंने आम, अपन नहीं खाते अब, ठीक। अब जा करके चुपचाप किसके पास, अपने दोस्त के पास में गया और सारी दास्तान सुनाई कि यार आज हम जब आम खा रहे थे, ठीक, तो वहां से यमराज जी अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो से निकले, ठीक है ना, चित्रगुप्त भी साथ में थे और वो देख देख कर हमें मुस्कुरा रहे थे, तब से हमको चैन नहीं पड़ रही कि हम करें तो करें क्या, ठीक है ना। तो जब उन्होंने ये पूरी बात सुनी गरुड़ ने, तो उसने कहा अरे भाई की बातें यार, जब दोस्त तुम्हारा साथ में है फिर क्या टेंशन ले रहे हो, यमराज का तुम्हें तो भगवान भी नहीं मार सकता है, बात को समझो, ठीक है ना। हाँ, तो उसने क्या करा कि बोले तुम टेंशन ना लो, तुम बैठो, मैं पीठ पे बैठो तुम तुरंत, ठीक, उसको पीठ में बैठाया, ठीक, और डाला चौथा गेर, निकल लिए, ठीक। अब वो इतनी उन्होंने लंबी उड़ान भरी कि आने वाले से 7 समंदर पार, कितने, 7 समंदर पार, ऐसा कहा जाता है कि 7 समंदर पार जाकर के उन्होंने एक गुफा में उसको सुकून से बैठा दिया, ठीक। उन्होंने वहां पर गुफा में बैठा दिया, बोले तुम यहीं पर सुकून से बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, मस्त खाने पीने की जुगाड़ उसको कर दी, और बोले कि जब तक तुम यहाँ से मत हिलना, हम 2-3 दिन 4 दिनों के बाद में आएंगे और देखेंगे माहौल ठीक ठाक है, तब तुमको यहाँ से वापस लेकर के चले जाएंगे, ठीक। इतनी बात कह करके गरुड़ देवता फिर से वहां से उड़े और वापस से जहां पर वो रहते थे वहीं पर आ गए, ठीक। अब ढूंढा उन्होंने कि चलो यमराज जी के पास चलते हैं, यार की टेंशन तो हमें भी है कि तुम हमारे दोस्त को देखकर मुस्कुरा क्यों रहे थे भाई साहब ना, टेंशन तो हो जाती है, बात तो कंफर्म है, अगर आपको लड़की देखकर मुस्कुरा दे तब भी आपको टेंशन हो जाएगी, यार क्यों मुस्कुरा रही थी, ठीक, उसके मुस्कुराने का क्या कारण है, कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है, बात समझ रहे, समझ रहे, ठीक। तो वही चीज है ना, तो अब वो टेंशन में गए और उन्होंने जाकर के यमराज जी से बात करी कि भैया ये बताओ आप, हमको चैन नहीं पड़ रही कि तुम हमारे दोस्त को देखकर मुस्कुराए तो क्यों मुस्कुराए, मुस्कुराना बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम हमारे दोस्त को देख करके क्यों मुस्कुराए। बोले दोस्त कौन, बोले वो तोता। बोले तोता तुम्हारा दोस्त है, बोले हाँ दोस्त है हमारा, ठीक है। तो कहते यार हम इसलिए थोड़ी ना मुस्कुरा रहे थे कि हम उसको निपटाने वाले हैं, ठीक है, हम इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि यार ये अभी यहाँ पर क्या कर रहा है, सुकून से बैठे बैठे आम खा रहा है मस्त एकदम से, ठीक है ना, आम खा रहा है, ठीक, और मुझे बड़ा टेंशन ये हो रही थी कि यार यहाँ से 7 समंदर दूर, अभी से 3-4 घंटे बाद 7 समंदर दूर इसकी एक गुफा में एक बिल्ली के द्वारा मृत्यु होनी है, और मैं ये सोच सोच करके टेंशन में हूँ कि साला इतनी दूर ये उड़ के जाए क्या कैसे, क्योंकि तोता इतनी लंबी उड़ान नहीं भर सकता है, वो बहुत ज्यादा नहीं उड़ पाता है, ठीक है, थोड़ी दूर तक उड़ पाएगा फिर जाकर के शांति से किसी ना किसी पेड़ पे बैठेगा, ठीक। अब मैं ये टेंशन में हूँ कि इतना 7 समंदर दूर इतने पानी में इतनी लंबी इतनी ऊंची उड़ान इसने भरी तो भरी कैसे, ये वहां पहुंचा तो पहुंचा कैसे, ठीक, ये मैं टेंशन में हूँ, ठीक है ना। तो अब
अब गरुड़ जी पागल, टेंशन में कि यार हुआ क्या, ठीक तुरंत वहां से फौरन डाला चौथा गियर और निकल लिए, बोले चलो चलते। अब जा करके जैसे उन्होंने देखा तो तोते की गर्दन कहीं पड़ी है, तोते की टांगे कहीं पड़ी है, तोते के पंख कहीं पड़े हैं, ठीक, और वहीं बिल्ली मुच्छों में ताव दे करके मस्त बैठी बैठी जीभ चाट रही इधर से उधर करके, ठीक है ना। तो अब बड़ा टेंशन में कि साला अपने दोस्त के मरने का कारण खुद हम ही बने, ठीक, अब वो गिलानी कर रहे, पछता रहे कि यार नहीं लेकर के आते तो ही बेहतर था। तो अब उनके पछताने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं करा। अगर वो अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना, गरुड़ की कोई गलती नहीं थी, ठीक, उन्होंने तो बचाने के लिए वहां पर लेकर गए थे ना। तो इसलिए ध्यान रखना बच्चा ना कि मृत्यु जो है वो अमिट है, इसको कभी कोई नहीं टाल सकता, इस बात को मान लीजिए आप, ठीक है ना। मृत्यु को कभी कोई टाल ही नहीं सकता, जहां होनी है वहीं होगी, जिस दिन होनी है जितने समय होनी है वहीं पर होगी, उसी समय होगी, ठीक, कोई नहीं टाल सकता मृत्यु को, ठीक। तो ये उन्होंने बात समझिए तरह जाने, ठीक, और यही चीज यहां पर भी है। देखो क्या लिखा है, क्या कि भैया डेथ इज इनएविटेबल, यानी जो मृत्यु है बेटा वो क्या है, अमिट है, बट लेकिन पीपल लोग आर अफ्रेड ऑफ, डरते हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, डरते हैं। मृत्यु अमिट है, ये हर एक व्यक्ति जानता है, धरती का हर एक बच्चा बच्चा, धरती का हर एक इंसान ये बात जानता है कि मृत्यु क्या है, अमिट है, एक दिन हर किसी को मरना तय है, ये बात सब जानते हैं। तो कह रहा है अफ्रेड ऑफ, डरते हैं, लॉसिंग, खोने से, देयर डियर वंस, यानी अपने किसी चहेते को, यानी सबको पता है ये बात अच्छी तरीके से कि भैया मृत्यु तो तय है एक ना एक दिन, मतलब मृत्यु तो आना ही आना है, लेकिन फिर भी अपने किसी ना किसी चहेते को खोने से डरते हैं, अपने किसी ना किसी चहेते को दूर होने से डरते हैं, ठीक है ना। तो क्यों डरना ना, यही तो प्रेम है कि अगर हो पास में तो दिल खोल करके प्रेम करेंगे, लेकिन दूर जा रहे हो तो एक आंसू का, आंख से आंसू का बूंद भी नहीं निकलेगा, ठीक है ना, इसे प्रेम कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक। तो वो चीज है ना। फिर कह रहा एज द पोएट, यानी जैसा कि कभी बताते हैं या एक्सप्रेस, यानी क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, जैसा कि कवित्री जो है इसमें बताती हैं क्या, द बॉन्ड, यानी क्या, उस बंद के बारे में, उस संबंध के बारे में, बिटवीन, जो बीच में है, अ मदर एंड हर चाइल्ड, अपने बच्चे के, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर जो कवित्री है वो बता रही है क्या, कि जो संबंध एक माँ का एक बच्चे के साथ में होता है, जो संबंध एक माँ का एक बच्चे के साथ में होता है, इज स्पेशल, वो क्या है, स्पेशल है, एंड और देयर फॉर, इसलिए, और इसलिए, द एनेक्सिटी, एनेक्सिटी मतलब होता है बेटा चिंता, और चिंता होती है ऑफ लॉसिंग, यानी किसके, खोने की, द रिलेशनशिप, उस संबंध के, इज आल्सो स्ट्रॉन्ग, धीरे धीरे और भी ज्यादा क्या होती जाती है, मजबूत होती जाती है, ठीक। यानी कहने का साफ है क्या कि भैया जो एक बच्चे का एक माँ के साथ में संबंध होता है, ठीक है ना, उस संबंध की वजह से उनके खोने का जो डर है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है, ठीक। उसके बाद कह रहा है क्या, एज द थेमेटिक, एज इट्स थेमेटिक कंसर्न, ठीक, और ये एक विषय वस्तु की चिंता भी है। कंसर्न का मतलब क्या होता है बेटा, चिंता, ये एक विषयवार चिंता है क्या, कि द पोयम ब्रिंग आउट, यानी जो पोयम है ब्रिंग्स आउट, वो लेकर के आती है बाहर, द इनर थॉट्स, यानी अंदर के विचारों को, यानी ये जो कविता है वो अंदर के विचारों को, कि मन में क्या छिपा रखा है तुमने, उन विचारों को क्या करती है, बाहर लेकर के आती है, ऑफ अ डॉटर, यानी किसके, पुत्री के, फॉर अ हर मदर, यानी किसके लिए, अपनी माँ के लिए, ठीक, यानी वो जो मैडम है उनके मन में अपनी माँ के प्रति किस प्रकार का व्यवहार भरा हुआ है, किस प्रकार का संबंध भरा हुआ है, उस संबंध को, उस व्यवहार को, उस नेचर को क्या करती हैं, बाहर लेकर के आती है, उनके अंदर के विचारों को बाहर लेकर के आती हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो आगे लिखा हुआ है, कह रहा द पोएट हैड गॉन, यानी जो कवित्री है, हैड गॉन, जाती है, टू मीट, यानी मिलने के लिए, हर मदर, यानी अपनी मम्मी से। अब ये बात आपने अच्छी तरीके से पढ़ी होगी पोयम में, क्या कि जो कमला दास हैं वो अपनी मम्मी से मिलने के लिए कोचीन जाती हैं, ठीक, करा हुज पेल फेस, और जिनका पेल फेस यानी कि पीला चेहरा देख करके मेड हर रियलाइज, उन्हें इस चीज का आभास होता है, ठीक, और जा करके जब वो अपनी मम्मी का पीला चेहरा देखती हैं तो उन्हें ये क्या होता है, आभास होता है, दैट की हर मदर, यानी उनकी जो मम्मी है, उनकी जो माँ है, वाज गेटिंग ओल्ड, क्या होती जा रही है, बूढ़ी होती जा रही है। जैसे ही वो अपनी मम्मी से मिलने जाती हैं और अपनी मम्मी को देखती हैं तो उन्हें महसूस होता है कि उनकी जो माँ है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बूढ़ी होती जा रही है, ठीक। उसके बाद लिखा है वाइल, जब गोइंग अवे फ्रॉम हर, जब वो उनसे दूर जा रही होती हैं, जब वो उनसे दूर जा रही होती हैं, हर मदर यानी किनसे, अपनी माँ से, तो हु हैज ग्रोन ओल्ड, तो देखती हैं कि वो धीरे धीरे और भी क्या हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, ठीक। द पोएट गेट्स डीपली, इस वजह से जो पोएट है
ठीक है ना, गेट्स डीपली, बुरी तरीके से या बहुत ही गहराई से सैडेंड यानी उदास हो जाती हैं। ठीक, अब ये देख करके उनकी मम्मी क्या होती जा रही है, बूढ़ी होती जा रही है, सब देख करके वो बहुत ही क्या होती जाती हैं, उदास होती जाती हैं। ठीक है ना बच्चा, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपको पूरी सेंट्रल आइडिया की मीनिंग्स मैंने समझा दी है। अब आप एक बार इसको घर में लिख करके अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे एक दो बार, तो आपको 100% ये सेंट्रल आइडिया क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा बेटा। ठीक, अगर एक बार सेंट्रल आइडिया आपने ये याद कर लिया तो समझिए कि आपके 4 नंबर एकदम एश्योर हो गए, कोई नहीं छीनने वाला इन 4 नंबर को। ठीक है ना बेटा, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब बातचीत करेंगे तो इसके दूसरे सेंट्रल आइडिया के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है ना, उसको भी इसी तरीके से हम पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ में समझा देंगे, तो आप आसानी से उसको याद कर पाएंगे। ठीक है ना बेटा, तो ध्यान रखेंगे। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।